हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज आपके ही डिमांड पर एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक लेकर के जुड़ रहे हैं हम और आप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी लंबवत अक्ष प्रमेय और समांतर अक्ष प्रमेय। तो फ्रेंड्स, आइए बिना डिले किए हुए आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं और सबसे आसान तरीके से देखते हैं कि हम कैसे इस प्रमेय को, इस थ्योरम को डिफाइन कर पाएंगे और हम कैसे इसे प्रूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले कहना चाहती हूं कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, या हम इसे कह सकते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हिंदी में इसे हम लंबवत अक्ष प्रमेय या समकोणिक अक्षों का प्रमेय कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें लंबवत अक्ष प्रमेय या समकोणिक अक्षों का प्रमेय या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिफाइन करनी है और फिर हमें इसके प्रूफ पर जाना है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात यहां कहना चाहती हूं कि हमें इस थ्योरम को समझने के लिए जो चीज अपने दिमाग में रखनी है, बेसिक जो पॉइंट है, वो बेसिक पॉइंट क्या होगा? वो बेसिक पॉइंट है आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। और यहां हम ये मान करके भी चल रहे हैं कि जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये मानकर हम चल रहे हैं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण के बारे में पता है। फिर भी यहां मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि किसी एक्सिस के पास कोई पॉइंट मास है जिसका मास m है और इस एक्सिस से इस पॉइंट मास की डिस्टेंस r है, तो इस m मास की बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू हो जाएगा mr²। और यहां हम ये मान रहे हैं कि आपको इससे रिलेटेड चीजें पता हैं। एक और चीज यहां बता दें कि अगर पॉइंट मास ना लेकर के हमें कोई रिजिड बॉडी दी जाती है, यानी वो बॉडी जिसका कोई शेप होगा और वो रिजिड है, मान लीजिए किसी भी शेप में ये बॉडी है, इस बॉडी से कोई एक्सिस पास हो रही है ना, इसको क्रॉस करती हुई निकल रही है। अब इसके पास इस पूरी बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बताना है, तो ये भी प्रोसेस आपको पता होगी। यहां मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूं कि कैसे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। तो इसके लिए इस पूरी बॉडी में किसी भी पॉइंट पर हम एक पॉइंट P कंसीडर कर लें और इस P पॉइंट का जो मास है पार्टिकल का वो m है, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस है r, तो इस P पार्टिकल का गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr²। लेकिन ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो हमें सिर्फ एक पॉइंट से काम नहीं चलना है, हमें इस रिजिड बॉडी के अंदर, यानी जो होल बॉडी है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट पॉइंट यानी मॉलिक्यूल से ही मिलकर के बनी है। अब ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरीके से हमने सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जब हम इन सभी पॉइंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स, तो जब हमें वैल्यू आती है, उसे हम इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे।
यानी जो सिंगल पार्टिकल का mr² आया, ऐसे ही सभी पार्टिकल्स का आएगा, तो टोटल होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समेशन mr²। ये समेशन सिंबल है, आपको ये भी पता होगा जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। समेशन का मतलब है कि ये सिमिलर जो वैल्यूज हैं, यानी हर अलग अलग पार्टिकल का mr² हमने निकाला और उन सबको ऐड किया, तो एडिशन को दिखा रहा है समेशन। तो ये फ्रेंड्स है कुछ चीजें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको पता ही होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये चीजें आपको पता है, शॉर्ट में हमने आपने डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है और आपको लगता है कि कोई जानकारी आपको चाहिए, तो जल्दी से नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी हो सके आपसे उस टॉपिक पर डिस्कस कर लें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी हम यहाँ आ जाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी लंबवत अक्ष प्रमेय, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लंबवत अक्ष प्रमेय क्या है, हमें ये देखना है। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जब आप लंबवत अक्ष प्रमेय कर रहे होंगे तो हमें इस प्रमेय को हर तरह से समझने के लिए जो शॉर्ट में हमें सबसे पहले बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, ix प्लस iy इज इक्वल टू iz। अगर ये याद है तो समझ लीजिए आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप डिफाइन भी कर लेंगे और बड़ी आसानी से आप उसका प्रूफ भी कर पाएंगे। कैसे हम डिफाइन करेंगे और कैसे हम उसका प्रूफ कर पाएंगे वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जब आप ix और iy की बात करते हैं तो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, और आपने पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड एक्सिस म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, इससे ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, तो जहां एक्स और वाई कट करते हैं इससे ऊपर परपेंडिकुलर आता है, इसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल है, जिससे आप इमेजिन कर पा रहे होंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है। तो फ्रेंड्स जब एक्स वाई और जेड एक्सिस आपको पता चल जाती है, तो अगर कोई पॉइंट पार्टिकल आपको दिया गया है जिसका मास है m, अब अगर इसका एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी इसके चारों तरफ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट ही निकलेगा, अगर एक्स एक्सिस के चारों तरफ हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो फ्रेंड्स इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, जिसे हम आई एक्स सिंबल से अगर लिखें तो ये आना चाहिए जो पार्टिकल का मास है m और पार्टिकल की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखिए, जो कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई के टर्म्स में ही लिखना है, यानी इसे हम वाई लिख दें, यानी आई एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, my²। ओके, इसी तरीके से अब अगर हम इसी सेम पार्टिकल का जो m मास का पार्टिकल आपने ले रखा है, अगर इसी सेम पार्टिकल का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकालें, तो फ्रेंड्स y एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हमें सेम पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से चाहिए होगी, और ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस से पार्टिकल की, वो देखिए पैरेलल किसके है, x एक्सिस से पैरेलल है। यानी ये टर्म जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है पार्टिकल का जिसका मास m है, किससे, y एक्सिस से, इसको हमें x के टर्म्स में लेना होगा, यानी हम इसे कुछ x लिखें। अब अगर y एक्सिस के अबाउट इसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, तो I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो करेगा, लेकिन y एक्सिस के अबाउट लेना है, यानी इसे हम IY लिख दें, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए इस पॉइंट पार्टिकल की, mx²। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास है m, अगर उसका x एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो क्या आएगा, और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो क्या आएगा। इतनी समझ आप अपने अंदर बिठा लीजिए, और अगर ये समझ आपके अंदर बैठ गई है तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूफ करने में भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। यहां मैं थोड़ा सा और आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो एक्स वाई जेड एक्सिस की हम लोगों ने बात की है,
तो वहां जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, जैसे ही हम इसकी डेफिनेशन पे आए, इसके प्रूफ पर आए, आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको और बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने जो भी आप मोबाइल या जहां पे भी आप पढ़ रहे होंगे, वहां जिस प्लेन को आप यूज कर रहे हैं उसी में देखिए एक्स और वाई एक्सिस हमने लिया है। बिल्कुल ऐसे ही हम आज अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को डिफाइन करने में भी एक्स और वाई एक्सिस को एक प्लेन के ऊपर मानेंगे और जेड एक्सिस को उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये कोई भी बुक आप ले लेते हैं और बुक की दो एक्सिस हैं, एक ये और दूसरी ये, और अभी पिछले वीडियोस में भी हमने और आपने डिस्कस किया कि कोई भी टू डायमेंशन जो प्लेन है, जो भी आप ले रहे हैं, टू डायमेंशंस मिलकर के एक प्लेन बनाते हैं। यानी यहां पर हमें एक प्लेन मिल जाता है अगर हम टू डायमेंशन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यानी अगर हम एक्स और वाई एक्सिस की बात करें, एक एक्स एक्सिस हो और एक वाई एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस मिलकर के एक प्लेन बनाते हैं जिसे हम लैमिना या हिंदी में पटल कहेंगे। यानी एक्स और वाई, यहां जितना भी हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, उसमें एक्स और वाई एक्सिस को लैमिना के सरफेस पर ही हम मानेंगे। यानी अगर ये आपका एक्स है और ये वाई है, यहां पर हम एक्स ड्रॉ करें और ऐसे वाई ड्रॉ करें, और जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करें, उसी पॉइंट पर इस पेन को सीधा ऐसे खड़ा कर दीजिए। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है, यानी कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करते हैं, उस पॉइंट पर प्लेन से परपेंडिकुलर, प्लेन से लंबवत जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन आएगी। और बिल्कुल जो एक्स डायरेक्शन है उसके अबाउट हम आई एक्स बताएंगे, जो वाई डायरेक्शन है उसके अबाउट हम आई वाई बताएंगे, और जो जेड डायरेक्शन है उसके अबाउट हम आई जेड बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीजें जब आपने देख ली हैं, अब देखिए कितना आसान हो जाता है आपके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को डिफाइन करना और उसे प्रूव भी करना। यानी हम कितनी आसानी से उसको प्रूव कर पाएंगे और कितनी आसानी से उसे हम डिफाइन कर पाएंगे, वो आप यहां पर देखिए। हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों डेफिनेशन मैंने हिंदी में भी दी है और उसी चीज को इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इंग्लिश में पहले हम देख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, मैंने शुरू में ही बोला है आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ये आपको याद रखना है। अब इसी के बेस पे डेफिनेशन होगी, ये भी मैंने बता दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लैमिना के ऊपर होंगे, उस प्लेन पर होंगे, और जेड एक्सिस उससे परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर जहां पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहां पर क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना यानी जैसे भी मैंने बुक का प्लेन बताया था, एक शीट एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ एक प्लेन। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना about an axis, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, यानी z axis, जो हमने आई जेड निकाला उसकी बात हो रही है कि moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moments of inertia of the lamina, यानी जो आई जेड है, ये हमने आई जेड की बात की, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी आई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट, आई जेड इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना
अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी आई जेड किसके सम के इक्वल है, जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है, यानी आई एक्स और आई वाई के जो सम, आई एक्स और आई वाई का जो सम है उसके बराबर होगा आई जेड। इस चीज को यहां पे कहा गया है इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन पर थे, लैमिना के प्लेन पर। बुक के ऊपर मैंने बताया कि एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो यहाँ पे जो आई एक्स और आई वाई है वो प्लेन के ऊपर है और उससे परपेंडिकुलर है आपका जेड एक्सिस। इसी चीज को ये कह रहा है कि इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन एंड इंटरसेप्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, इंटरसेप्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस थ्रू द लैमिना। आर यू गेटिंग? समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जो चीजें अभी हमने आपको अलग से बताई थी, डायग्राम यूज करके आपको बताया था, बिल्कुल वही चीज ये कह रहा है आपसे। ये क्या कह रहा है, इसने कहा कि मोमेंट किसी प्लेन शीट, यानी जो हमने जैसे फॉर एग्जांपल बुक लिया था, है ना, और बुक के ऊपर हमने बात की थी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो इस प्लेन के ऊपर ही, इस लैमिना के ऊपर है, इसके सरफेस पर हैं, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से और क्रॉस करते हैं। और जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर प्लेन लैमिना से परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई जेड किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। इसी बात को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यानी आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की भी एक बार डेफिनेशन में जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, जिससे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। किसी समतल पटल का उसके तल में ली गई दो परस्पर लंबवत अक्षों यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का योग यानी आई एक्स प्लस आई वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण लिया है उनका योग यानी आई एक्स प्लस आई वाई, इन अक्षों के कटान बिंदु यानी एक्स और वाई के जो कटान बिंदु है जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस बिंदु से जाने वाली तथा पटल के लंबवत अक्ष यानी जेड एक्सिस के सापेक्ष उस पटल के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। यानी इसने भी क्या कहा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। तो फ्रेंड्स, ये तो थी डेफिनेशन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम कैसे डिफाइन करेंगे। उसी चीज को देखिए, ये डायग्राम यानी ये हमने लैमिना यानी जो पटल की हम बार बार बात कर रहे थे, शीट हमने लिया इस शेप में। ओके, इस शीट के प्लेन पर आप देखिए ये इन्होंने एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस लिया जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट पर इस लैमिना से परपेंडिकुलर इन्होंने ये जेड डायरेक्शन लिया। तो अब इस केस में अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिफाइन करें तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, देन जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होगा वो क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये होगा आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आप ये डायग्राम समझ के, आप इसकी डेफिनेशन समझ के हैं कैसे हमें लिखना है थ्योरम को। अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ देना होगा कि कैसे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जब डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, डायग्राम भी आपको दिखाया
और उसके पहले भी मैंने बताया आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसमें उसका हम सिंगल पार्टिकल सेलेक्ट करें जिसका मास है m, स्मॉल m उसका मास आपने लिया, इस m मास का पार्टिकल है, इसका x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकाल रहे थे तो हमने my² लिया था, आपको याद आ रहा होगा। फिर से हम डायग्राम में चल के आपको बता देते हैं। देखिए इस डायग्राम से भी देख लीजिए, स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि इस लैमिना के ऊपर, है ना, ये जो लैमिना हमने लिया, इस लैमिना के ऊपर हमने क्या किया है, एक पॉइंट पार्टिकल P जिसका मास है m हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब m मास है इस पार्टिकल का, ठीक है, तो इस m मास का जो पार्टिकल है इसकी अगर हम x एक्सिस से डिस्टेंस निकालें फ्रेंड्स, तो ये क्या आनी चाहिए, ये आएगी, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालनी है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था, यहां पर ये m मास का पार्टिकल है, p पार्टिकल, अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस आप ले रहे हैं तो x एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये लंब डाल देंगे। अब ये परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, देखिए y एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये डिस्टेंस कुछ y के टर्म्स में आनी चाहिए, तो हम इसे ऐसे y लिखेंगे। इसीलिए देखिए यहां ये m मास के पार्टिकल की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या लिखी गई, y, बिल्कुल इस केस से आप उसे देख करके समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी वजह से जब x एक्सिस के अबाउट हम इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो Ix इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आना चाहिए my², क्योंकि mr² होता है, यहां डिस्टेंस कितनी है, r की जगह y है, तो my²। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसी पार्टिकल का y एक्सिस से डिस्टेंस निकाले, तो इस डायग्राम में देखिए y एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस x एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसे हमें कुछ x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। इसलिए y एक्सिस के अबाउट जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसी पार्टिकल का जिसका मास m है, तो वो आ जाएगा mx²। यानी इस डायग्राम में देखिए y एक्सिस से डिस्टेंस कितना लिया गया, x, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, आ जाएगा mx²। तो फ्रेंड्स यही चीज हम लोग अब आगे यूज कर रहे हैं, इसके जो प्रूफ है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, उसे प्रूफ करने में। यानी देखिए यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया my² है, और इसी तरह जब हम y एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट, यानी ये क्या है आपका Ix है, ओके, Ix को आपने लिया है जब तो इसकी वैल्यू आई my²। इसी तरह अगर हम उसी पार्टिकल का y एक्सिस के अबाउट निकालें तो Iy आपका आना चाहिए mx²। लेकिन फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी रिजिड बॉडी में, किसी भी लैमिना में एक पार्टिकल तो होगा नहीं जिसका मास है m, तो जब सिंगल पार्टिकल नहीं होगा तो जो रिजिड बॉडी में हम लोगों ने अभी केस डिस्कस किया था, हमें यहां पर वो लगाना पड़ेगा, यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें क्या करना चाहिए, समेशन। अगर हम समेशन लगा देंगे तो ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट y एक्सिस, यानी y एक्सिस के अबाउट बॉडी का जड़त्वाघूर्ण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस पे अगर समेशन लगा दे तो ये x एक्सिस के अबाउट बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी पहले सिंगल पार्टिकल का हम लिख दें और फिर हम समेशन लगा दें तो हमें पूरी बॉडी का मिल जाता है। यहां देखिए इसीलिए यहां पर Ix इन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि Ix तो पूरी बॉडी का यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ना, इस वजह से वहां पर Ix सिंबल का यूज नहीं किया गया है। यहाँ सिर्फ बता दिया गया है कि वो सिंगल पार्टिकल का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब हम होल लैमिना, होल बॉडी को लेंगे तो वो ये वैल्यू आ जाएगी Ix इज इक्वल टू समेशन my²। इसी तरीके से जब हम y एक्सिस के अबाउट लेंगे तो Iy कितना आ जाएगा, समेशन mx²। अब फ्रेंड्स अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आगे क्या होगा, Iz अगर हम देखें तो डायग्राम से हमें Iz क्या मिल रहा है,
यहां आ जाइए फिर से। अब देखिए आई एक्स निकालना था तो इससे निकाला, आई वाई निकालना था तो ये डिस्टेंस हमने लिया। अब इसी पार्टिकल का ये जेड एक्सिस है, उससे डिस्टेंस तो ये हुआ यानी आर। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, आई जेड की वैल्यू आनी चाहिए एम आर स्क्वायर, क्योंकि जेड एक्सिस से डिस्टेंस है आर। लेकिन अगर सिंगल पार्टिकल ना हो करके रिजिड बॉडी है तो यहां पर भी लगेगा समेशन। और इसी डायग्राम को देखकर जरा समझ लीजिए, थोड़ा सा हम फिर से जो पहला डायग्राम हमने बनाया था हम उस पे आए अगर, तो यहाँ पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है y और y एक्सिस से डिस्टेंस है x। अब अगर यहां पर z एक्सिस हम देखें तो इधर हम ड्रॉ करें तो ये r आना चाहिए। देखिए ये x इसके पैरेलल है यानी यहां पर भी x होगा। अब ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जा रहा है जिसमें ये y है, ये x है और ये r है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बिल्कुल यही चीज तीनों जो एक्सेस हैं एक्स वाई जेड वही यहाँ पे दिखाया गया है, बस डायरेक्शन अलग लिया गया है। इसलिए इस केस में भी आर की वैल्यू यही आएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी बात को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आई जेड इज इक्वल टू हमने लिखा समेशन एम आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस समेशन एम एक्स स्क्वायर। और जल्दी से ऊपर देखिए तो कि एम वाई समेशन एम वाई स्क्वायर क्या है, आई एक्स, और समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या है, आई वाई। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही वैल्यू रखेंगे आपको मिल गया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और यही है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जिसे हमने डिफाइन किया, ये उसका प्रूफ हो गया। तो है ना कितना आसान सा प्रूफ करना। बस थोड़ा लंबा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें भी यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अगर वो चीजें आपने दिमाग में बिठा ली हैं तो फिर ये आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम जरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर आ जाते हैं। हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिफाइन करना है पहले, फिर उसे हमें प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, दोनों को हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिया है। देखिए अब क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्ष प्रमेय। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी किसी भी एक्सिस का अबाउट जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। यानी किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा वो आई किसके इक्वल होगा, वो आई दो चीजों का सम होगा। पहला क्या है, पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी आई सी एम। ओके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट का मतलब क्या है, उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से जाती है। अब यहां फिर एक बात बता दें कि कोई भी आप रिजिड बॉडी लेते हैं उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, और ये आपने पढ़ रखा है, यहाँ ये मानकर चल रहे हैं। किसी भी डाउट के लिए जल्दी से कमेंट करेंगे आप, जिससे मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास plus the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes, यानी I is equal to ICM plus MD square। अब ये क्या चीज है, इसने क्या कहा है कि किसी गिवन जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उसका किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। यानी जो
यहां पर एक्सिस हमने लिया है आई को निकालने के लिए, उसके पैरेलल, उसी के समांतर हम एक दूसरी एक्सिस लें जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रही हो, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसीएम। तो आईसीएम और प्लस, प्लस किस क्या करना है, प्लस करना है प्रोडक्ट ऑफ द मास, प्लस करना है प्रोडक्ट ऑफ द, यानी गुणा, किसका गुणा, मास यानी m, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सेस, यानी I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। ये है आपका जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। देखिए यहां पर फिर से, ये कोई भी एक रिजिड बॉडी अगर आप लेंगे, इसकी कोई भी एक्सिस है ना, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस से पैरेलल हम सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक एक्सिस ड्रॉ करें। देखिए सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस, इस पहली जो एक्सिस थी जिसके अबाउट हमने आई निकाला था, उसके पैरेलल लेनी है। अब इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट जब सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो वो ICM होगा। तो आई किसके बराबर होगा, आई बराबर होगा ICM प्लस पूरी बॉडी का मास m इंटू डी स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, ये d है। देखिए आई एक्सिस से पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाती हुई हमने एक्सिस ड्रॉ किया है। दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल d है, और पूरी बॉडी का जो मास है वो है m। तो इस केस में I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, और इसी चीज को यहां पर डिफाइन किया गया है, ये आपने देख लिया है। आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर मैं पढ़ देती हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल है, इक्वल है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। कहां से, थ्रू द सेंटर ऑफ मास, प्लस, प्लस किस, और क्या करना है, प्रोडक्ट यानी गुणा, किसका, मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, यानी MD स्क्वायर, यानी I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो इसी को अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखें तो वो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, वो लिखेंगे किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण यानी I, किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली समांतर अक्ष, वो अक्ष जो पहले जो आपने अक्ष लिया था उसके पैरेलल हो, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा उसके द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच लंबवत दूरी के गुणन के वर्ग के, जो लंबवत दूरी के वर्ग के, दोनों समांतर अक्षों के बीच लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी I किसी पिंड का किसी भी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I किसके बराबर होगा, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष, यानी जो इस अक्ष के समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है अक्ष, उस समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के, यानी इस गुणनफल के और इसके योग के बराबर होता है। ये बात आपको वर्ड्स में जब आप लिखते हैं तो वो आपकी थ्योरम रिप्रेजेंट हो जाती है। इसीलिए जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे बेसिक चीज आपको ये याद रखना जरूरी है, जिसके बेस पे आप इसे आराम से डिफाइन कर पाएंगे। यानी I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो फ्रेंड्स और ये याद रखिएगा कि M
पूरी रिजिड बॉडी का, यानी किसी पॉइंट का मास नहीं, हमने पॉइंट का मास याद रखिएगा स्मॉल m से लिखा है और पूरी बॉडी के मास को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या आप ध्यान रखेंगे। अब इसी चीज को अगर आप डायग्राम पे देखें तो देखिए क्या कहा गया कि I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, यानी जो बॉडी आपको दी गई है रिजिड बॉडी, उस रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस, यानी हमने यहाँ पे PQ ले लिया, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसे हम I से लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, जो पहली एक्सिस है उसके समांतर, उसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई आप एक एक्सिस लेंगे और इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ICM लेंगे प्लस पूरी बॉडी का मास कैपिटल M इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। और इसको प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए इस पूरी रिजिड बॉडी में जो हमने लैमिना लिया है, रिजिड बॉडी ली है, इसमें हम एक पॉइंट पार्टिकल P जिसका मास है स्मॉल m, ये हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये दो एक्सिस तो आपको पैरेलल दिख ही रही है, इसके बिल्कुल सामने ये पॉइंट पार्टिकल हमें जिसका मास है m हमें सेलेक्ट कर लेना है। और जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है उससे इस पार्टिकल की डिस्टेंस है x, और पार्टिकल को ऐसा हमने सेलेक्ट किया है कि इस एक्सिस से पैरेलल ये एक्सिस है और ये d डिस्टेंस जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे, यानी x प्लस डी या d प्लस एक्स करेंगे, तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस दूसरे एक्सेस से हमें मिल जाएगी। यानी हमें ऐसे दो एक्सेस सेलेक्ट करने हैं और उनके पास हमने एक पार्टिकल इस तरीके का सेलेक्ट किया है कि m मास का जो पार्टिकल है उसकी सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस है x, तो दूसरा जो एक्सिस है यानी PQ एक्सिस, उससे सेम पार्टिकल जिसका मास m है उससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x प्लस d। तो फ्रेंड्स अब अगर हम I, इस केस में हम इस पार्टिकल के अबाउट देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम यहाँ I यूज कर ले रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा I हम होल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूज करेंगे। अभी सिर्फ आपको बताने के लिए हम सिंगल पार्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं, जिसे हम आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। तो I इज इक्वल टू, यानी PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का देखें तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, x प्लस डी। तो mr स्क्वायर फॉर्मूला अगर लगाते हैं आप पॉइंट पार्टिकल के लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, mx प्लस डी होल स्क्वायर। और अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाले यानी ICM निकाले सेम पॉइंट पार्टिकल का, तो यहां से डिस्टेंस है x, यानी ये आ जाएगा mx स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स हमें सिंगल पार्टिकल का तो चाहिए नहीं, हमें तो पूरी बॉडी का लेना था। तो जब पूरी बॉडी का हमें लेना है तो अब तक हम लोग क्या करते आए हैं, अब तक हम लोग समेशन लगाते आए हैं। यानी जब PQ के अबाउट हमें लेना है पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो समेशन यहाँ आ जाना चाहिए, और अगर हमें सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट लेना है पूरी बॉडी का तो वो समेशन यहाँ आ जाना चाहिए। तो अब आप समझ गए यहाँ पर कि पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब PQ के अबाउट निकालेंगे तो हमें ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, और जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसी को यूज करके हमें आगे का प्रूफ करना है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, सिंगल पार्टिकल का क्या केस था और जब होल बॉडी का लिया तब क्या हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो दूसरी वाली एक्सिस थी जो सेंटर ऑफ मास से नहीं जाती, जिसे हमने PQ एक्सिस कहा था, जब PQ एक्सिस के अबाउट हमने होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था तो क्या आया, वो वैल्यू आती है समेशन m यानी स्मॉल m, क्यों, क्योंकि सिंगल पार्टिकल से स्टार्ट किया था ना, तो स्मॉल m ब्रैकेट में x प्लस डी स्क्वायर। अब x प्लस डी स्क्वायर को आप फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए और इसको हम सॉल्व करते जाएं। तो अगर हम इसको ओपन करके सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो a की जगह x और b की जगह d रख दीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। इसको जैसे ही आप ओपन कर लेंगे तो उसके साथ वो समेशन भी जो ओपन हुआ, यानी हर एक टर्म के साथ
ये देखिए समेशन भी आ जाएगा, ऐसा टर्म आ गया, इस ब्रैकेट को ओपन किया आपने तो समेशन उसके अंदर लग जाएगा। यहां तक भी आपको क्लियर हो गया। अब ये देखिए ये क्या बन गया, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था आईसीएम, ये आईसीएम हो गया। दूसरा वाला टर्म देखिए, देखिए फ्रेंड्स, एक एक्सिस और दूसरी एक्सिस इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो डी तो फिक्स वैल्यू है हर पार्टिकल के लिए। अगर हम अलग अलग पार्टिकल्स की बात करें, यानी पूरी रिजिड बॉडी, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, तो अलग अलग पार्टिकल की अगर बात करें तो सबका मास अलग हो सकता है, m1 m2 m3 एंड सो ऑन, सबके मासेस हम अलग अलग ले सकते हैं। हर पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग आ सकता है, आएगा ही बल्कि, यानी डिस्टेंस अलग अलग होगा, मासेस अलग अलग होंगे, लेकिन दो एक्सिस के बीच ये डिस्टेंस तो फिक्स होगी, चाहे जो पार्टिकल हमने सेलेक्ट किया हो, लेकिन हमने जो पैरेलल एक्सिस सेलेक्ट किया है उनके बीच की डिस्टेंस तो आपकी सेम आएगी। इसी वजह से यहां पर इसमें m तो समेशन के अंदर अलग अलग आएगा पार्टिकल्स का, लेकिन d सेम होगा। अब अगर इसको आप और एक्सपेंड करके हम आपको एक्सप्लेन करें, यानी बहुत से पार्टिकल है, तो इस समेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहला पार्टिकल तो m1d स्क्वायर प्लस m2d स्क्वायर प्लस m3d स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने पार्टिकल हम ऐड करते जाएं, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, है ना, और d आ जाएगा आपका कॉमन, यानी इसको हम कह सकते हैं d को हम d स्क्वायर जो था वो कॉमन आ गया, d स्क्वायर कॉमन, और बाकी जो ब्रैकेट में है उसको हम समेशन m लिख सकते हैं। बिल्कुल यही चीज यहां पर ली गई। तो जब d स्क्वायर बाहर, समेशन m का मतलब है सारे पार्टिकल्स के मास को जोड़ दें, सारे पार्टिकल्स का मास जोड़ोगे तो पूरी रिजिड बॉडी का मास आ जाएगा। और स्टार्टिंग में ही मैंने कहा सिंगल पार्टिकल के मास को स्मॉल m से और पूरी बॉडी के मास को हम कैपिटल M से लिखेंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा कैपिटल M d स्क्वायर। देखिए यहां पे वही लिया गया, तो ये तो हो गया कैपिटल M d स्क्वायर कैसे आ गया, ये समेशन ओपन होकर के। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम इससे आगे चल लेते हैं, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा अपनी कॉपी में जब आप साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको मिल गया, ये वाला टर्म आपको क्लियर हो गया। अब हमें ये लास्ट टर्म है ना, ये अभी तक जो आया उसको हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करिए, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमें इस लास्ट टर्म को देखना है जो जीरो होने वाला है। देखिए कितने अच्छे तरीके से अभी आप एक्सप्लेन करेंगे और ये जीरो बनेगा, यानी बाकी दो सब्स्टिट्यूशन तो आएंगे, यहां आएगा और यहां आएगा, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। लास्ट टर्म जीरो कैसे होगा उसको देखते हैं। देखिए लास्ट टर्म में ये डी जो है, डी अभी हमने डिस्कस किया फिक्स है, ये 2 फिक्स है, तो 2d हम समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी जो m और x वैल्यूज हैं वो अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग हैं, इसलिए वो समेशन के बाहर नहीं आ सकती, जैसा कि अभी इसके पहले हम लोगों ने इस वाले टर्म को डिस्कस करने में किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो 2d बाहर ले लिया और समेशन mx अंदर रहने दिया। अब ये समेशन mx ही जीरो होगा। कैसे जीरो होगा इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये समेशन mx जो है वो जीरो कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स रिजिड बॉडी का मतलब क्या था, देखिए हम यहां पर एक प्लेन शीट लेते हैं जरा सा, और रिजिड बॉडी का मतलब है कि वो बॉडी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यानी ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है हमारी रिजिड बॉडी। इसमें हमें क्या शो करना है कि समेशन mx इज इक्वल टू जीरो है। अब याद करिए अभी जो डायग्राम हम लोगों ने लिया था, यानी कि ये वाला डायग्राम, इसमें देखिए इस रिजिड बॉडी में जो ये m मास का पार्टिकल है उसकी x डिस्टेंस किससे है, उस एक्सिस से है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इसके द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो है x। किस एक्सिस से डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से। याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस हमने लिया है वो है x। और फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे इसके अंदर जो बॉडी हमने सेलेक्ट किया है
इस बॉडी के अंदर, अभी हम इसको हटा देते हैं जरा सा, और यहां हम ले लेते हैं कि इसके अंदर यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से इस p पार्टिकल की डिस्टेंस हो गई x। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, कुछ बच्चे 11th 12th में पढ़ते हैं, कुछ उसके पहले भी पढ़ लेते हैं, कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें निकालना है। यानी जैसे हर पॉइंट का हम एक्स वाई जेड या कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का भी हम कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। इसमें हमने बहुत सारे पार्टिकल लिए थे, किसी का मास m1 था, फिर m2 था, फिर m3 था एंड सो ऑन। जिसका m1 था उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस x1 थी, दूसरे की x2 थी, तीसरे की x3 थी एंड सो ऑन। अभी हम मान लें कि अगर 3 ही पार्टिकल हैं यहां पर, तो सिर्फ 3 ही पार्टिकल या 2 ही पार्टिकल हम मान के चलें, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास और इसका जो आपका इसका जो वो आता है, जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर आता है, यानी एक सेंटर ऑफ मास हो गया, एक ओरिजिन हो गया। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर है वो दो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। देखिए, आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहां कोई रिजिड बॉडी हमने रखी, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर ये आ गया, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा। ओके, अब सेंटर ऑफ मास से अगर हम इस पार्टिकल की डिस्टेंस x लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से आप x डिस्टेंस लेते हैं, तो जाहिर सी बात है इस कोऑर्डिनेट से उसकी डिस्टेंस अलग होगी। और अगर जो सेंटर ऑफ मास और कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सेंटर है, यानी ओरिजिन, दोनों मैच हो जाते हैं, तो x सेम होगा। अब देखिए, अब इसी पॉइंट को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। इस पॉइंट को अगर आप यूज करते हैं कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वही आपका ओरिजिन है, यानी वहीं से हम मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने क्या किया, रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल P लिया, उसका मास, उसका डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ मास से ही मेजर करना शुरू किया। x कहां से आया, सेंटर ऑफ मास से आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास और आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका ओरिजिन दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अगर ऊपर नहीं आते तो हम कहते सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, जब दोनों कोइंसाइड नहीं करते, यानी सेंटर ऑफ मास अलग है और ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अलग अलग है, तो सेंटर ऑफ मास का भी देखिए, ये आपका ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं हो गया। अब दोनों अलग अलग हैं, अगर अलग अलग है तो मेजरमेंट तो हम ओरिजिन से करेंगे, यानी अब सेंटर ऑफ मास का भी कुछ XYZ की वैल्यू आएगी, उसके भी हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास का हमें बॉडी का कोऑर्डिनेट निकालना है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसका x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। इसमें जो मान लीजिए अलग अलग पार्टिकल, हम 2 पार्टिकल ले लें, तो m1 पहला पार्टिकल का मास इंटू उसका कोऑर्डिनेट, प्लस m2 दूसरे पार्टिकल का मास इंटू उसका कोऑर्डिनेट, और पार्टिकल है तो और जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बच्चों ने पढ़ रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये वो यहां से सीख लें। तो ये उस केस में जब ये कोइंसाइड नहीं करता, लेकिन अगर हम इस सेंटर ऑफ मास को ले आकर के कोऑर्डिनेट के ऊपर रखें, यानी हम मेजरमेंट सेंटर ऑफ मास से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने इस केस में किया था अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। क्यों, क्योंकि हमने वहां देखे सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है, सेंटर ऑफ मास से ही m मास के पार्टिकल की डिस्टेंस को हमने निकाला था x, यानी मेजरमेंट हमने यहीं से स्टार्ट किया, तो यही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हो गया। अब जब ये ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ मास की, जैसे यहां सेंटर ऑफ मास की यहां से डिस्टेंस हम x दिखा रहे हैं, कैपिटल X। ओके, x के रेस्पेक्ट में कुछ y आएगा, कुछ z आएगा। अगर हम इसकी x के रेस्पेक्ट में देखें तो ये x आ रही है, कैपिटल X।
लेकिन अगर ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाए, यानी ये चीज इसी के ऊपर आ जाए, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 0। और इस केस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सेंटर ऑफ मास से ही हम मेजरमेंट अलग अलग पार्टिकल्स के डिस्टेंस का कर रहे हैं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ही कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो उस केस में ये कैपिटल एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 0। यानी जो केस हम लोग लिए हुए हैं उसमें ये कैपिटल एक्स अगर 0 आ जाएगा और इसको अगर हम यहां अपॉन 1 कर दें, इस एक्स की वैल्यू 0 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई आप करें, तो देखिए क्या मिलेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन। अगर और पार्टिकल है तो वो भी आएगा, इज इक्वल टू 0, या इसी को हम कह दें समेशन mx इज इक्वल टू 0। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसी को हमने ओरिजिन लिया, इस वजह से समेशन mx 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। इसलिए इस इक्वेशन में इस वाले टर्म को हम 0 लिख देंगे, पहले टर्म को ICM लिख दीजिए, दूसरे टर्म को कैपिटल MD² लिख दीजिए, तो मिल गया I इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। तो फ्रेंड्स, ये तो अभी आपने देखा मेरे साथ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। अगर आपकी कोई और टॉपिक ऐसा है जो आप समझना चाहते हैं फिजिक्स का, तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख भेजिए। धन्यवाद।